हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आई हूँ इस क्लास में आपके लिए उत्तरी अमेरिका। अपने 3 महाद्वीप कंप्लीट हो चुके हैं। भू आकृतियाँ मतलब टोटली महाद्वीप करा दी मैंने आपको। भू आकृतियाँ तो इसका सिलेबस का जो आरएस का विश्व का जो भूगोल है उसके अंदर भू आकृतियाँ हैं विश्व की। लेकिन मैं आपको जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं आपको पूरे ही महाद्वीप करा रही हूँ। महाद्वीप पूरा मतलब पूरा महाद्वीप, उसके अंदर भू आकृतियाँ, वहाँ की नदियाँ, झीलें, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, उद्योग क्षेत्र वगैरह, कृषि, सब कुछ कवर हो रहा है। यानी टोटली महाद्वीप करा रही हूँ। इसके अंदर भू आकृतियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ कवर हो रहा है। तो आज पहले 3 महाद्वीप करवा चुकी हूँ मैं आपको। एशिया हो गया है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। आज है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की भू आकृतियाँ, नदियाँ, झीलें, सब पूरा ही महाद्वीप हम इसके अंदर करेंगे हैं। तो हाँ, आज है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ स्थित है? बताइए मुझे, उत्तरी अमेरिका कहाँ है? मतलब चौथा महाद्वीप चल रही है हमारा, तो उत्तरी अमेरिका किधर स्थित है? और अमेरिका कितना है? अमेरिका को हिसाब से देखा तो 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, या फिर आप लैटिन अमेरिका भी इसे बोल सकते हो, हैं? तो महाद्वीपों के हिसाब से तो 2 हिसाब से बाँटा, और वैसे 3 भागों में बँटा हुआ है ये, हैं? और तो लैटिन अमेरिका भी इसे बोलते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? इसके हम इसके अंदर देखेंगे पहले महाद्वीपों में कि इसके लेफ्ट, राइट और क्या कहते हैं, ऊपर-नीचे कौन-कौन से कंट्रीज़ पड़ती हैं, और कौन-कौन से महाद्वीप हैं, और कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, और कौन से सागर हैं, और इसके अंदर कितनी कंट्री है, यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर कितनी कंट्री हैं। तो देखते हैं मानचित्र के अंदर। हाँ, आर्कटिक महासागर जो है वो इसके उत्तर के अंदर है। हाँ, और इधर है प्रशांत महासागर पूर्व की साइड में। बेरिंग सागर जो है वो इधर इसके क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम की साइड में है। और कैस्पियन सागर ये नीचे की साइड में। हाँ, कैस्पियन कॉर्डियन सागर, ये कैस्पियन नहीं, कॉर्डियन सागर है। और नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और ये मध्य अमेरिका है, जिसको भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर? उत्तरी अमेरिका के साथ ही पढ़ेंगे हैं। और ये लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर है, और ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क है, और ये इधर पूरा सागर ही सागर स्थित है। और ये वो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ को हम पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे अलास्का पढ़ेंगे, कनाडा पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ेंगे, मेक्सिको पढ़ेंगे, उसके बाद में बेलीज़, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, और उसके बाद में महाद्वीप पढ़ेंगे क्यूबा, हैती, बहामास, डोमिनियन गणराज्य, क्योंकि रिको, कार्डियन सागर तो है ही, जमैका, हैं? तो ये महाद्वीप भी साथ में पढ़ेंगे। ये नहीं, महाद्वीप नहीं, सॉरी, द्वीप है। ये द्वीप है, महाद्वीप तो ये पूरा है उत्तरी अमेरिका, है। और ये जो छोटे-छोटे हैं ये द्वीप हैं, और ये कंट्रीज़ हैं मध्य अमेरिका की। वैसे तो मध्य अमेरिका में आती हैं, लेकिन हम उत्तरी अमेरिका के साथ ही इसको पढ़ेंगे, क्योंकि महाद्वीप के हिसाब से अमेरिका को 2 भागों में बाँटा गया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो मध्य अमेरिका है, इसकी कंट्रीज़ को हम उत्तरी अमेरिका के साथ ही पढ़ेंगे। और ये इसकी कंट्रीज़ हैं। ये पॉलिटिकली मैप है उत्तरी अमेरिका का। दिख रहा है ना आराम से? नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक मानचित्र। मतलब उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन-कौन से भौगोलिक स्थितियां हैं, कौन-कौन सी स्थिति है। तो उत्तरी अमेरिका, ये देखो ऊपर इस यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप बना के भी दिखाया गया है कि ये वाला जो है ये पूरा है उत्तरी अमेरिका। हाँ, और ये इधर अटलांटिक महासागर, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया था, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर ऊपर है, और नीचे जो है वो दक्षिणी अमेरिका है। तो क्या कौन सा कहाँ क्या-क्या, वैंकूवर, सेरेटा, रॉकी पर्वत इधर है, कोलोराडो पठार, सोनार मरुस्थल, सहावे मरुस्थल, रियो ग्रांडे नदी, और ये चिहुआहुआ मरुस्थल, मेक्सिको पठार, मेक्सिको सिटी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ग्रेट प्लेन, महान मैदान, कोलंबिया नदी, ग्रेट बियर झील, मैकेंजी नदी, अलास्का पर्वत, टाइगावन, मिसिसिपी नदी, कनाडियन शील्ड, लेब्राडोर, टुंड्रा क्षेत्र, सुपीरियन झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, एरी झील, मिशिगन झील, टोरंटो एरी झील, मोंट्रियल, शिकागो, हैं, डाल्ड, हुरंड, फिर ये इधर ऑफलाचियन पर्वत, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस खाड़ी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, मियामी, एरोबियन सागर। और इधर देखिए आप, संकेत, प्रमुख उद्योग क्षेत्र बताए गए, खनिज संसाधन, मिट्टी के प्रमुख प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति प्राकृतिक, जलवायु क्षेत्र, प्रमुख नदियां व झीलें, भौगोलिक आकृतियां, फिर मरुस्थल है। भूगोलिक अपलाचियन पर्वत है, अपलाचियन पर्वत है इधर, ये वाला जो है ना, ये अपलाचियन पर्वत है इधर, दिख रहा है ना?
मतलब अगर मैं हाथ से बनाती तो शायद इतना खूबसूरत नहीं बना पाती, इसलिए मैं इस तरीके से दिखाती हूँ आपको डिजिटली, ताकि मैं अगर हाथ से बनाऊंगी तो इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा और इतना जल्दी आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी खूबसूरत दिखती है वो ज़्यादा मेमोरी में याद रहती है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बना लेके आती हूँ, है डिजिटली लेके आती हूँ आपके लिए इस तरीके से, ताकि खूबसूरत दिखे तो आपको याद रहेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी हैं। ये पॉलिटिकली मैप है। अगर मैं हाथ से बनाऊँगी तो इतना सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए सुंदर ज़्यादा दिखेगा तो अट्रैक्ट करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा तो चीज़ें माइंड में क्योंकि जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, सुंदर दिखती है, वो माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। इसलिए भी कितना खूबसूरत दिख रहा है और हर सारी चीज़ें बता रखी हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, वैंकूवर, सीएलए। अच्छे से दिख रहा है ना साफ? ओके, अब हम शुरू करते हैं थ्योरी। मतलब ये जो मैंने आपको पॉलिटिकली और भौगोलिक मैप आपको दिखाया है, इसी को हम सेम पढ़ेंगे अभी थ्योरी के अंदर, कि कौन सा महाद्वीप कौन सी कहाँ स्थित है, कौन सा पर्वत पठार मैदान है, नदियां झीलें और उद्योग क्षेत्र और वनस्पतियां खनिज क्षेत्र आदि कौन कौन से कहाँ कहाँ स्थित है। ये जो मैप में आप देख रहे हो ना, एज इट इज सेम अपन को थ्योरी में पढ़ना है, कुछ अलग नहीं आएगा। क्योंकि भूगोल में क्या है, भूगोल में जो आप मैप में देखते हो वही थ्योरी लिखते हो, जो थ्योरी लिखते हो वही मैप में लिखते हो, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। लेकिन मैप के बिना क्या है कि भूगोल समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू को एटलस साथ लेके बैठो, एटलस लेके आओ खरीद के, उसको साथ लेके पढ़ो। हैं, और सबसे पहले जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दो, सबसे पहले आप ज्योग्राफी पढ़ो। हैं, क्योंकि अगर आप सबसे शुरुआत ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करोगे ना, तो बाकी सब्जेक्टों के अंदर भी जगहों के नाम आते हैं ना, जबकि सारे सब्जेक्टों में जगहों के नाम आते हैं, तो वो आपको दिमाग में क्लिक होते रहेंगे कि हाँ ये जगह हमने यहाँ पढ़ी थी ज्योग्राफी में, ये यहाँ हमने पढ़ी थी ज्योग्राफी में, तो क्लियरिटी रहेगी माइंड के अंदर, माइंड में बनता रहेगा कि हाँ ठीक ये यहाँ थी। तो इतनी समस्याएं नहीं होंगी, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, जगह के नाम आएंगे ना वो सारे दिमाग में क्लियर रहेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात करंट में जो जगहों के नाम आते हैं ना, कि आज अमेरिका में ये हुआ, आज वाशिंगटन में ये हो गया, आज न्यूयॉर्क में ये हो गया, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ वाशिंगटन यहाँ, न्यूयॉर्क यहाँ, अमेरिका यहाँ, कनाडा यहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे है, और अलास्का यहाँ पे है, और ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में रहेंगी आज। इसलिए सबसे पहले मेरा तो यही कहना है आपको कि आप जब भी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करो, सबसे पहले भूगोल पढ़ो, पीसीएस की करो चाहे यूपीएससी की करो, भूगोल सब्जेक्ट सबसे पहले लेके बैठो, ताकि बाकी सब जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से क्लियर रहेंगे, जगहों के नाम आते स्पेसेस, क्योंकि सब जगह जगह के नाम हैं। तो हाँ, मैं ये बता रही थी आपको एटलस लेके बैठना है हर क्लास के अंदर। है, तो ये जो अपन थ्योरी इसके अंदर देख रहे हैं मैप के अंदर, ये सेम चीज अभी हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा, कुछ भी एक शब्द भी अलग नहीं होगा इस थ्योरी के अलावा। ये जो दो मैप आपने देखे हैं ना, इन मैप के अलावा कुछ भी अलग नहीं होगा, देखना। भौगोलिक क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिका को कौन सा पर्वत, कौन सा कहाँ स्थित है, कौन सी नदियाँ स्थित है, कौन सी झीलें कहाँ स्थित हैं, और कौन सा उद्योग क्षेत्र कहाँ है, कौन सी इसकी जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, और कौन से कृषि क्षेत्र कितना है इसमें, मत्स्य क्षेत्र कितना है इसमें, पशुपालन कितना होता है इसके अंदर, और क्या कहते हैं वो खनिज संसाधन, हाँ उद्योग क्षेत्र पढ़ ले। सिर्फ यही सारी चीजें अपन को आगे थ्योरी के अंदर पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, उत्तरी अमेरिका। सामान्य परिचय। अमेरिका महाद्वीपों की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी दुनिया? नई दुनिया। अमेरिका महाद्वीपों की नई दुनिया। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। ये निकला तो था क्रिस्टोफर कोलंबस हिंदुस्तान ढूंढने के लिए, लेकिन ये उल्टी दिशा में चला गया, तो इसने अमेरिका की खोज कर डाली। की थी जो सर्वप्रथम दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी जो अमेरिका उसके उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचा था। इस महाद्वीप पर सर्वप्रथम एक पुर्तगाली नाविक ओमेरिगो वेस्पुक्की पहुंचा था। कौन सा पहुंचा था? ओमेरिगो वेस्पुक्की सबसे पहले पहुंचा था, इसलिए इसका नाम अमेरिका पड़ा है, इसलिए इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका राजनीतिक अलास्का संयुक्त राज्य में। ये मैप तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन मेरे पीपीटी वाला तो आपको पीएचडी करा के रखिएगा, मुझे लग रहा। अलास्का की खाड़ी, प्रशांत महासागर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेलिस यहाँ पे स्थित है, लॉस एंजेलिस और सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया की खाड़ी, मेक्सिको, मेक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाल, एल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा सिटी, कोस्टा रिका, सेन जोस, हंडुरास, बेलिस, मेक्सिको की खाड़ी, क्यूबा, हवाना, अटलांटिक महासागर, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क यहाँ पे स्थित अटलांटिक महासागर, हेती, वेस्ट इंडीज, डोमिनियन रिपब्लिक सिटी, दक्षिणी अमेरिका, ओटावा, हडसन की खाड़ी, कनाडा, बेफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड, नूक, डेविस संधि।
ओके हाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 7 डिग्री से लेकर 85 उत्तरी अक्षांश एवं 35 से 170 पश्चिमी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यह उत्तरी पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य फैला हुआ है, जिसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और उत्तर पश्चिम में अलास्का, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में अमेरिका स्थित है। क्या है? दक्षिण में अमेरिका स्थित। ये मैंने आपको अभी थ्योरी में पीछे बताया था, मैपिंग में बताया था, जो सेम आपने थ्योरी में भी पढ़ा है। पनामा नहर इस महाद्वीप की दक्षिण तीन अमेरिका से तथा बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया महाद्वीप से इसको अलग करती है और पनामा जो है दक्षिण अमेरिका से इसको अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य आकृति लगभग आयताकार है। कैसी है? आयताकार। आयताकार कैसा होता है? ऐसा होता है आयताकार है, तो आयताकार है। और उत्तर में अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तक तथा दक्षिण में फ्लोरिडा से लेकर मेक्सिको तक विस्तृत है। कहाँ है? उत्तर में अलास्का से लेके ग्रीनलैंड तक है और दक्षिण के अंदर फ्लोरिडा से लेके मेक्सिको तक। इन नामों को अच्छे से याद कर लेना। विस्तृत है ये। विस्तृत रूप से यह महाद्वीप पूर्व में न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन से लेकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वाशिंगटन ओलंपिक तक 5300 किलोमीटर तथा आर्कटिक महासागर से मेक्सिको की खाड़ी तक 5600 किलोमीटर, इससे आगे स्थित पनामा तक 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? विस्तृत रूप में अगर महाद्वीप पूर्व में न्यू फाउंडलैंड, कौन सा? न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से लेकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वाशिंगटन ओलंपिक तक फैला हुआ है। 5300 किलोमीटर तथा आर्कटिक महासागर से मेक्सिको की खाड़ी तक 5600 किलोमीटर और इससे आगे स्थित पनामा तक 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग 16.4% भाग इस पर महाद्वीप के अंतर्गत शामिल है। कितना है? 16.4% जो भाग है वो इसके अंदर शामिल है क्षेत्रफल का। उत्तर एवं मध्य अमेरिका समुद्र तल से 720 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? उत्तरी एवं मध्य अमेरिका। उत्तरी एवं मध्य अमेरिका जो समुद्र तल से 720 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, ऊंचाई जो होती है मीटर में मापी जाती है और जो क्षेत्रफल होता है वो किलोमीटर में मापा जाता है। इसलिए उल्टा नहीं कर देना है कि आप ऊपर भी ऊंचाई को भी आप किलोमीटर में माप डालो। तो 720 मीटर में तक औसतन ऊंचाई पर स्थित है। इसका 3/4 क्षेत्र कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत शामिल है। कौन सा? 3/4 क्षेत्र जो है वो सिर्फ 2 ही स्टेट हो जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ही कवर कर लेता है। 1/4 शेष में ग्रीनलैंड, मैक्सिको और अन्य छोटे देश शामिल है। कौन से? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड था, मैक्सिको जो वो 1/4 का और अन्य छोटे क्षेत्र हैं जो वो 1/4 क्षेत्रफल कवर करते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर यहाँ एक ठंडे और वीरांगन द्वीपों की श्रृंखला के रूप में टूट गया है। यह द्वीप डेनमार्क के अधीन है। किसका है यह? डेनमार्क के अधीन है ये देश, यह क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका में 29 देश हैं। कितने हैं? 29 देश। राजनीतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अमेरिका में टोटल कितने देश हैं? 29 देश हैं। और इसको राजनीतिक खंडों में राजनीतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 खंडों में विभाजित किया गया। आंग्ल अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूह या पश्चिमी द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज है। आंग्ल अमेरिका कितने भागों में? आंग्ल अमेरिका है, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूह है, यानी पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज। कौन सा है कैरेबियाई द्वीप समूह है? चलो बताती हूँ आपको कौन सा कैरेबियाई द्वीप समूह। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है कैरेबियाई द्वीप समूह। हाँ ये देख लो इधर है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। मध्य अमेरिका है ये, वो जो छोटे वाले कंट्रीज है ना वो। उसके बाद में नीचे जो जाते हैं वो पनामा से नीचे, अगर आप पनामा से नीचे जाओगे तो फिर दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है। अपन को आज फिलहाल पढ़ना है उत्तरी अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को सम्मिलित रूप से एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को दोनों को मिलाओगे तो अब तो एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। ये विश्व में 14% से अधिक भू क्षेत्र पर विस्तृत है। कितना? पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें से 14% से अधिक क्षेत्रफल यही कवर कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दोनों संघीय राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा
कनाडा दोनों संघीय राज्य हैं। दोनों देशों में भौतिक स्वरूप की विविधता पाई जाती है। रॉकी पर्वत श्रेणी इस दोनों देशों में प्रशांत महासागर के तट के सहारे विस्तृत है। कहाँ है जो रॉकी पर्वत है, मैंने आपको मैप पे दिखा था ना, वो प्रशांत महासागर के तट के ऊपर इन दोनों देशों में विस्तृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दोनों देशों में स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति है। कैसी है? स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति। मेक्सिको एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित देशों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कैसे मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है? राजनीतिक मेक्सिको एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित देशों को, मेक्सिको एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो कंट्री है ना, जिसे मध्य अमेरिका बोला जाता है, सांस्कृतिक आधार पर मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग एक संकरी पट्टी के रूप में जो विस्तृत है। इस प्रकार यह एक उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को भी जोड़ता है। जो एक ऐसे संकरी पट्टी से स्थित है ना, ऐसे जिसमें यहाँ से ऐसे कंट्री से 2-4, यहाँ से पनामा है, पनामा के बाद में दक्षिणी अमेरिका शुरू होता है, यहाँ से उत्तरी अमेरिका। तो ये वाली जो कंट्रीज है ना, मेक्सिको, ग्वाटेमाला वगैरह, वो जो कंट्री है उनको अमेरिका को जोड़ने वाली कंट्री बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली कंट्री। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी देश स्थल रुद्र नहीं है। मतलब वो उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थल रुद्र देश हो, मतलब जिसके चारों तरफ स्थल ही स्थल हो। हर एक देश की सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। मध्य अमेरिका के मुख्य देश राजधानी है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, निकारागुआ की मानागुआ, पनामा की पनामा सिटी, बेलीज की बेलमोपान, हंडुरास की टेंगुसिगाल्पा और कोस्टारिका की सैन जोस। इसके 2-3 नाम जो कुछ अलग टाइप के हैं, जिसको थोड़ा याद करने में समस्या होगी। बाकी तो जैसे देशों के नाम है वैसे ही राजधानियों के नाम है। तो अगर आपको देश के नाम याद हो गए तो राजधानियों के नाम हो जाएंगे। ये मध्य जो अमेरिका है उसकी कंट्रीज के नाम है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित एक भाग में अनेक द्वीपों की श्रृंखला अवस्थित है, जिसे पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज कहा जाता है, जो इसी महाद्वीप का एक भाग है। क्यूबा इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? क्यूबा जो द्वीप है वो इस द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज के जो द्वीप है उनका सब में क्यूबा जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। कैरेबियन सागर में अवस्थित प्रमुख देश, तो देश कौन से? क्यूबा, हेती, डोमिनियन गणराज्य, जमैका, ग्रेनाइड, त्रिनिदाद एवं टबैको, बारबाडोस, बहमास, प्यूटोरिया, बरमूडा। अब इनकी राजधानी कौन सी है? क्यूबा की है हवाना और हेती की है पोर्ट ओ प्रिंस, डोमिना गणतंत्र की है सेंटो डोमिनो, जमैका की किंगस्टन, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज, त्रिनिदाद एवं टबैको की पोर्ट ऑफ स्पेन, बारबाडोस की ब्रिज टाउन, बहमास की नसाऊ, प्यूटोरिया की सेंट जुआन, बरमूडा की हैमिल्टन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी खोज एरिके डी रेड ने की थी। किसने की थी? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, जिसकी खोज एरिक डी रेड ने की थी। किसने? एरिक डी रेड ने की थी। 1680 ईस्वी में डेनमार्क ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया था। कब? 1680 ईस्वी में है। तभी से यह राजनीतिक रूप से यूरोप एवं भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। इसका लगभग 85% भाग बर्फ से ढका हुआ। कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ? 85% जो भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है। उत्तरी अमेरिका बड़े देश में, अब उत्तरी अमेरिका में बड़े देश कौन कौन से हैं ये? तो सबसे बड़ा देश है कनाडा, जिसका क्षेत्रफल है 99,84,670 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका 98,33,520, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये 99,84,670 कनाडा का क्षेत्रफल। फिर मेक्सिको का है 19,64,375 किलोमीटर। फिर निकारागुआ का है 1,30,370, क्यूबा का 1,10,860। 5 राज्य है, 5 देश है, 5 का क्षेत्रफल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अत्यंत भौगोलिक विविधता पाई जाती है। इस महाद्वीप के एक एंग्लो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिने है। कौन सी है? माउंट मैकिने है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि अभी भी उसके अंदर से ज्वालामुखी उद्गम हो रहा है। और संतृप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि अभी उसके अंदर शांत ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है। कितनी है? 6,600। चोटी माउंट मैकिने की ऊंचाई कितनी है? 6,194 में।
मीटर। इस महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान बेड वाटर है। कौन सा है? बेड वाटर, सबसे नीचा जो स्थान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित एक मृत घाटी है। कौन सी है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित एक मृत घाटी है, में अवस्थित है। मृत घाटी अभिनीति घाटी का उदाहरण है। कौन सी है मृत घाटी? अभिनीति घाटी। दोबारा सुनो। इस महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान बेड वाटर है। कौन सा है? बेड वाटर, बेड वाटर, बेड वाटर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी में स्थित है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी में स्थित है। मृत घाटी अभिनीति घाटी का ही एक उदाहरण है। मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से लेकर 56 सेंटीग्रेड तक पहुंचता रहता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म एवं शुष्क घाटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 86 मीटर है। कितनी है? समुद्र तल से 86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे जो शुष्क घाटी है उत्तरी अमेरिका की, और इसका तापमान 55 से 56 सेंटीग्रेड है। मृत घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजावे मरुस्थल में मृत घाटी राष्ट्रीय में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजावे मरुस्थल में मृत घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मृत घाटी की तली पर नमक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। कौन से? नमक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कैलिफोर्निया की घाटी में उत्तर में दक्षिण क्रमशः सैक्रामेंटो व सान मेजोविन नदियां सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां गिरती है? दोबारा सुनो। प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कैलिफोर्निया की घाटी में। कौन सी? कैलिफोर्निया की घाटी में उत्तर से दक्षिण क्रमशः सैक्रामेंटो व सान जोक्विन नदियां सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गिरती है, जिसे स्वर्ण द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वर्ण द्वार जिसे कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के पठार, लॉरेसिया पठार विवरण। खनिज खदान में संपन्न यह पठार लेब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित कनाडियन शील्ड का भाग है। कौन सा है? लेब्राडोर प्रायद्वीप में कनाडियन शील्ड का यह भाग है। मेक्सिको का पठार, यह पश्चिमी एवं सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य मेक्सिको स्थित अतः पर्वतीय पठार है। क्या? मेक्सिको में स्थित अतः पर्वतीय पठार है। कोलंबिया पठार, रॉकी एवं कास्केड श्रेणियों के मध्य स्थित अतः पर्वतीय पठार है। यह कोलंबिया नदी के प्रवाह क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का पठारी क्या है? दोबारा सुनो। रॉकी और कास्केड श्रेणियों के मध्य, रॉकी और कास्केड जो श्रेणियों के मध्य स्थित अंतः पर्वतीय पठारी, यानी पर्वतों के बीच में जो पठार था वह है ये। कोलंबिया नदी के प्रवाह क्षेत्र तथा उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का पठारी भाग है। ओजार्क पठारी है संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकानसास प्रांत में स्थित विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित गुंबदाकार पठार है। कौन सा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकानसास प्रांत में स्थित विवर्तनिकी प्रक्रिया में निर्मित गुंबदाकार पठार है। कौन सी? विवर्तनिकी क्रिया में। कोलोराडो का पठार ये युवा पठार है तथा रॉकी व वसात श्रेणियों में मध्य स्थित है। कौन सी? वसात श्रेणियों के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका का पठारी भाग है। यहाँ के से कोलोराडो नदी निकलती है, जिस पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। क्या है? ग्रैंड कैनियन स्थित है। उत्तरी अमेरिका में महाद्वीपों के प्रमुख मरुस्थल, मतलब कौन कौन से मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका के अंदर जो स्थित हैं? सोनरन मरुस्थल, यह मेक्सिको में स्थित एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा? सोनरन मरुस्थल। कौन सा? सोनरन मरुस्थल, यह मेक्सिको में स्थित एक गर्म मरुस्थल है। एरिजोना मरुस्थल, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के उटाह प्रांत में स्थित एक गर्म मरुस्थल। कौन सा? दक्षिणी कैलिफोर्निया के उटाह प्रांत। कौन सा प्रांत? उटाह प्रांत। फिर मोजाम्बे मरुस्थल, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित गर्म मरुस्थल। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित गर्म मरुस्थल है। क्या है? गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका के भौतिक विभाग नहीं, भौतिक भाग, मतलब उत्तरी अमेरिका को आप भौतिक रूप से कितने भागों में बांट सकते हो? तो हम उन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं भौतिक रूप में अमेरिका को। भौतिक का मतलब उसकी जो भौतिक स्वरूप है, उसकी जो भूमि है, उस भूमि की जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों के हिसाब से हम 4 भाग में उत्तरी अमेरिका को बांट सकते हैं। वो 4 भाग ये हैं: राशियन शील्ड, कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती विशाल मैदान है, पश्चिमी कार्डिलेरा या पर्वत श्रेणी। कौन सी? लारेशियन शील्ड या कनाडियन शील्ड। कौन सी? लारेशियन शील्ड या कनाडियन शील्ड। लारेशियन शील्ड या क्लारियन शील्ड है कनाडियन शील्ड। अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमि, अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमि, अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमि। मध्यवर्ती विशाल मैदान, यानी बीच का मध्यवर्ती विशाल मैदान। पश्चिमी कार्डिलेरा या पर्वत श्रेणी, पश्चिमी कार्डिलेरा या पर्वत श्रेणी। ऐसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं किसको? उत्तरी अमेरिका को है। यह शील्ड कनाडा के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भाग में लगभग आधे भूभाग पर स्थित है। कहाँ?
ये कनाडा के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में लगभग आधे भाग में विस्तृत है, जो हडसन की खाड़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तृत है। कहाँ से? हडसन की खाड़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तृत है। भूगर्भिक दृष्टि से यह समस्त उत्तरी अमेरिका का प्राचीनतम स्थिर भूभाग है। भूगर्भिक संरचना यानी सबसे प्राचीनतम जो भाग है उत्तरी अमेरिका का वो यही है। प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। निरंतर अनाच्छादित क्रिया के कारण इस प्रदेश की ऊंचाई 300 से लेकर 400 मीटर से भी कम रह गई है। अनाच्छादित क्रियाएं होती है अपर्दन और अपक्षिक जो क्रियाएं होती हैं उनके वर्ण जैसे इनकी जो ऊंचाई है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक अब प्रेजेंट में रह गई है। इसका उत्तरी भाग लगभग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिणी भाग में दलदली भूमि सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमि का विस्तार है, जहां हिमोड के जमाव से अनेक झीलों का निर्माण हुआ। किसके जमाव से? हिमोड यानी बर्फ के जमने की वजह से वहां अनेक झीलें बन गई हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट बियर, वेनिपेग तथा मीठे पानी की ग्रेट लेक्स, क्या कहते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, होग्रान, ईरी और ओंटेरियो प्रमुख झीलें हैं। ये सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सेंट लॉरेंस इस प्रदेश की मुख्य नदी है। कौन सी? सेंट लॉरेंस। सुपीरियर जो झील है वो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो यही है। कौन सी? सुपीरियर। और सेंट लॉरेंस इस प्रदेश की मुख्य नदी है। अपलेशियन पर्वत एवं पूर्वी उच्च भूमि। कौन सी? अपलेशियन पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि। हाँ, इस नाम को आप अच्छे से याद कर लेना। अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। हाँ, तो वो लोरेशियन सील्ड के दक्षिण में स्थित अपलेशियन पर्वत। कौन सा? अपलेशियन पर्वत पैलियोजोइक काल में विलित एवं भ्रशित हुए जो भूगर्भिक रूप से अस्थिर प्रदेश है। क्या है? वलित और भ्रशित हुआ भूगर्भिक रूप से क्या कहते हैं, भूगर्भीय रूप से अस्थिर प्रदेश है। इसका पश्चिमी भाग नवीन और अत्यंतिक वलित है। जो पश्चिमी भाग है वो वलित है और नवीन यानी नया है। इस महाद्वीप की पूर्वी उच्च भूमि अपलेशियन पर्वत कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वी उच्च भूमि अपलेशियन पर्वत कहलाती है। यह उत्तर में न्यू फाउंडलैंड से दक्षिण की ओर ओजार्क पठार, ओचिता पर्वत, अलाबामा, ओक्लाहोमा तथा पश्चिमी अरकानसास तक विस्तृत है। ओके, दोबारा सुनो। यह है उत्तर में न्यूफाउंडलैंड से दक्षिण की ओर ओजार्क पठार। कौन सा पठार? ओजार्क पठार, ओचिता पर्वत, अल्बामा, ओक्लाहोमा। कौन सा? ओक्लाहोमा था पश्चिमी अरकानसास तक विस्तृत है। यह पर्वत अत्यधिक अपर्दित हो गया है। इसके शिखर समुद्र तल से 2100 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। कौन से हैं? 2100 मीटर से भी कम है, क्योंकि अत्यधिक अपर्दित हो चुका है। यह पर्वत प्राचीन वलित पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचीन वलित पर्वत कहलाता है। दक्षिण पश्चिम पेंसिल्वेनिया में इनकी ऊंचाई 1000 मीटर है, परंतु माउंट वाशिंगटन लगभग 1916 मीटर ऊंचा है। कितना? वाशिंगटन लगभग 1916 मीटर ऊंचा है। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कोयला, तांबा और कौन सा? कोयला, तांबा और सीसा प्रमुख है। कौन सा है? कोयला, तांबा और सीसा इसमें से प्रमुख है। फिर आती है मध्यवर्ती विशाल भूमि। कौन सी भूमि? मध्यवर्ती विशाल भूमि। इस महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग रॉकी पर्वत के पूर्व तथा अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में 2000 किलोमीटर तक है, अत्यंत विस्तृत है, जिसे मध्यवर्ती विशाल मैदान या निम्न भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती विशाल मैदान, निम्न भूमि। यह उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा, आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदान। कहाँ? दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदान जो है, तटीय मैदानों तक 6000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग मंदवलित अवसादी जलों से निर्मित है। कहाँ से? मंदवलित अवसादी जलों से निर्मित है। मेक्सिको की खाड़ी का तटीय मैदान तथा अटलांटिक तटीय मैदान नवीनतम अवसादों से निर्मित है। कौन सा? मेक्सिको की खाड़ी का तटीय मैदान तथा अटलांटिक तटीय मैदान नवीन अवसादों से निर्मित है। किससे है? नवीन अवसादों से। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदियों का विशाल मैदान है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी और मिसौरी जो नदियां, उनका विशाल मैदान है। निम्न एवं समतल द्रोणी फैली हुई है। कौन सी? निम्न एवं फैली हुई है, जिसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अतः यहाँ कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। क्या हुआ है? कृषि का पर्याप्त विकास यहाँ हुआ है। मिसिसिपी के पश्चिम में यह मैदान क्रमशः 1500 मीटर तक ऊंचा होकर अंततः रॉकी पर्वत पदीय पहाड़ियों में विलीन हो गया है। क्या हो गया है? पदीय पहाड़ियों में विलीन हो गया है।
फिर है पश्चिमी कार्डिलेरा, चौथा जो इसका भाग है वो है पश्चिमी कार्डिलेरा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में ब्रुक श्रेणी से लेकर पनामा तक लंबी पर्वत श्रेणियां स्थित है। कौन सी है? ब्रुक श्रेणी से लेकर पनामा तक लंबी श्रेणियां स्थित है, जिन्हें पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा। यह नवीन वलित पर्वतों का एक अत्यंत जटिल क्रम है। क्या है? नवीन जो पलित पर्वत है उनका ये जटिल क्रम है, जो उत्तरी अमेरिका के लगभग 1/3 भाग पर स्थित है। कितना है? उत्तरी अमेरिका के लगभग 1/3 भाग पर स्थित है। अल्पाइन पर्वतीकरण से संबंधित है। किससे? अल्पाइन पर्वतीकरण से। पश्चिमी कार्डिलेरा की सर्वप्रथम पर्वत श्रेणी रॉकी है। कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रेणी, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। अन्य प्रमुख श्रेणियों में अलास्का कैस्केड तटीय श्रेणी, सिएरा नेवादा और सिएरा माद्रे महत्वपूर्ण है। कौन सी है? अन्य श्रेणियों में अलास्का कास्केडिया श्रेणी, सिएरा नेवादा और सिएरा माद्रे जो है अन्य प्रमुख श्रेणियों में स्थित, जिसमें सबसे ज्यादा लंबी जो है वो पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी यानी रॉकी जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे ज्यादा लंबी और चौड़ी है। इन पर्वत श्रेणियों में घिरे अनेक अंतः पर्वतीय पठार भी स्थित है, जैसे अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मेक्सिको का पठार। कौन से हैं? अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मेक्सिको का पठार भी स्थित हैं। और ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है? ग्रेट बेसिन। इसकी जो नदियां हैं समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए अंतःस्थलीय जल निकाय का क्षेत्र बन गई है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोराडो का पठार है। क्या है? कोलोराडो का पठार, जहां का सबसे प्रसिद्ध पोषण ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध उष्णोत्स ओल्ड फेथफुल, कौन सा? ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की उष्मा दरारों में भूमिगत जल को इतना गर्म कर देती है। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की उष्मा यानी पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है वो दरारों में भूमिगत जल यानी दरारों से जो भूमिगत जल भूमि के अंदर जो जल जाता है उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती है कि उबलने लगता है तथा गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल पर निकलता है। ऐसे गर्म जल के स्रोतों को उष्णोत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णोत्स। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चोटियां व अवस्थिति। कौन? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं और वो कहाँ अवस्थित हैं? वो प्रमुख चोटियां हैं तो उसमें है प्रमुख चोटियां में माउंट मैकिने, माउंट एल्बर्ट, माउंट रेनियन, माउंट विहिनी, माउंट मिसेल, पोपोकेटपिटल, टेपेक, ओरिजाबा है। तो इसमें माउंट मैकिनी ये अलास्का श्रेणी में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6194। और दूसरी है माउंट एल्बर्ट, है रॉकी की मुख्य श्रेणी है, सर्वोच्च शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 4401 मीटर है। उसके बाद में है माउंट रेनियर, यह है कास्केड श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा है? कास्केड श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद में माउंट विन, यह है कास्केड श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित 4421 मीटर ऊंची चोटी है। माउंट मिशेल, यह अल्पेशियन श्रेणी की चोटी है। पोपोकेटपिटन, यह मेक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत की चोटी है। कौन सी? मेक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत की चोटी है। फिर टियोटेपेक, यह सिएरा माद्रे डेल सुर की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? यह सिएरा माद्रे डेल सुर की। ओरिजाबा, यह सिएरा ओरिएंटल की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? सिएरा ओरिएंटल की सबसे ऊंची चोटी है। अपवाह में आपको पता नहीं क्या आता है? अपवाह के अंदर आती है नदियां और झीलें, मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से पर्वत से निकलती है, और कहाँ जाके उसका मुहाना होता है और वो कितनी किलोमीटर दूर है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। और झीलें, अपवाह झीलें भी जो होती है वो अपवाह तंत्र के अंदर ही आती है कि कौन सी झील कौन से देश में कहाँ है और कौन सी सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, वो अपवाह तंत्र के अंदर ही आती है। उत्तरी अमेरिका की अपवाह प्रणाली के निर्धारण में रॉकी पर्वत, वृहद झीलों तथा अपलेशियन पर्वत की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? रॉकी पर्वत और अपलेशियन जो पर्वत है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है झीलों को निर्माण करने में। उत्तरी अमेरिका की नदियां सामान्य मध्यवर्ती व उच्च भूमियों से निकलकर ढाल के अनुसार बहती हुई अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर में गिरती हैं तथा कुछ यहाँ की कुछ नदियां अंतः प्रवाही भी है, मतलब अंदर ही विलुप्त हो जाती है, अंदर से ही निकलती है और अंदर ही विलुप्त हो जाती है कुछ नदियां। बाकी जो नदियां हैं वो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और क्या कहते हैं आर्कटिक महासागर में जाके गिर जाती है। हाँ, उत्तरी अमेरिका के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, अटलांटिक महासागर का, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो गार्डे। कौन सी? रियो गार्डे। कौन सी? रियो गार्डे है। उसके बाद में प्रशांत महासागर में यूकॉन, फ्रेजर, कोलंबिया, सेंट जोवियन, कोलोराडो। कौन सी? यूकॉन,
यूकोन, 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 यूकोन और फ्रेजर, फ्रेजर, फ्रेजर। उसके बाद में कोलंबिया, सेंट जोक्विन, सेंट जोक्विन, सेंट जोक्विन तथा कोलोराडो, 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 ऐसे याद करनी है। फिर आर्कटिक महासागर, मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन। कौन सी? मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन। दोबारा वो सुनो, मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन जो है आर्कटिक महासागर की नदियां हैं। फिर है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सेंट लॉरेंस, मतलब नदियां तो हमने अभी पढ़ ली कि 3 भागों में बटी हुई उत्तरी अमेरिका की नदियां। अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन मतलब कि उसका पूरा विवरण पढ़ेंगे अब। तो यह है परिवहन की दृष्टि से विश्व की व्यस्ततम नदियां हैं जो ओंटारियो, कौन सा? ओंटारियो झील से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह विश्व की सबसे लंबा अतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है जो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रकृति सीमा बनाता। प्राकृतिक सीमा, विश्व का सबसे बड़ा क्या कहते हैं विभाजन रेखा है ये विश्व की। हाँ, और किसके बीच में? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक मतलब ये जहां जहां से बहती जाती है वहीं से उनकी, इधर कनाडा है, इधर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी की प्रमुख सहायक नदी है ओटावा। कौन सी? सेंट लॉरेंस जो नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी है ओटावा है। और नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी में पर स्थित है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। मिसिसिपी नदी, यह सुपीरियर झील के पश्चिम से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 3751 किलोमीटर है। कितनी है? 3751 किलोमीटर। मिसौरी नदी इसकी सहायक नदी है। कौन सी? मिसौरी। इसके साथ मिलकर यह विश्व की सबसे बड़े सहायक नदी तंत्र का निर्माण करती है। मिसौरी नदी रॉकी पर्वत से निकलकर यह नदी पक्षीपात डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। रेड नदी भी मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदी है जो टेक्सास में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? टेक्सास में प्रवाहित होती है। मिसिसिपी नदी के उत्तरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र मक्का व गेहूं उत्पादन हेतु तथा दक्षिणी बेसिन गन्ना, कपास व चावल की कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। किसके लिए है? मक्का और कपास के लिए, मक्का और गेहूं के लिए तथा क्या कहते हैं गेहूं उत्पादन तथा दक्षिण जो बेसिन है वो गन्ना, कपास और चावल की कृषि। दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है वो गन्ना, कपास और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में है कोलोराडो नदी। यह रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोराडो के पठार से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। यह अपने गहरे गड्ढों से होकर बहती है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन इसी नदी पर स्थित है। अत्यधिक गहरे एवं दीवार के समान खड़े किनारों वाले महागड्ढों को कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा सुनो है। अत्यधिक गहरे यानी ज्यादा गहरे, दीवार के समान खड़े यानी ऐसे हैं खड़े किनारे वाले महागड्ढों को कैनियन कहा जाता है। फिर है कोलंबिया नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जाके ये गिरती है। आर्थिक दृष्टि से नदी महत्वपूर्ण है। ग्रेट कुली बांध तथा बोनीविले बांध। कौन सी? ग्रेट कुली, ग्रेट कुली, ग्रेट कुली बांध तथा बेनीविले बांध। कौन सा बांध? बेनीविले बांध इसी नदी पर स्थित है। रॉकी क्षेत्र के निकलने वाली स्नैक नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। कौन सी है? इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका की ना कि दक्षिण अमेरिका गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। कोलंबिया नदी के तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर स्थित है। कौन सा है? पोर्टलैंड। अमेरिका का जो पोर्टलैंड शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? कोलंबिया नदी के। है फिर है योकान नदी है और कोलंबिया प्रांत में स्थित मैकेंजी श्रेणी से निकलकर, कौन सी? कोलंबिया प्रांत से निकलकर मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन से सागर में? बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 3190 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई इसकी? 3190 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। मैकेंजी नदी, यह नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। कहां से? ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की है? कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा एक अलग कंट्री है, आपको पता है। संयुक्त राज्य एक कंट्री है। मैंने भी आपको मैपिंग दिखाई थी शुरू में, तब बताई थी कौन कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है। नेल्सन नदी है हिमानीकृत विनिपेग झील से निकलने वाली यह नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है यह नदी? हडसन की खाड़ी में गिरती है। हडसन नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एडिरानडाक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यूयॉर्क राज्य है वहां से निकल के एडिरानडाक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी, कौन सी? रियो ग्रांडे नदी, यह कोलोराडो
के सान जुआन पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 3034 किलोमीटर है। कितनी है? 3034 किलोमीटर। यह बिग बेंड नेशनल पार्क से होकर बहती है। कहाँ से? बिग बेंड नेशनल पार्क से। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका करती है? सैंडी डेल्टा का निर्माण है। फ्रेजर नदी रोकी पर्वत से निकलकर वैंकूवर के निकट प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? फ्रेजर नदी रोकी पर्वत से निकलकर वैंकूवर के निकट प्रशांत महासागर में गिरती है, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। सेंट जोक्विन नदी, यह नदी कैलिफोर्निया प्रांत में सियरा नेवादा पर्वत से निकलकर इसकी कुल लंबाई निकलती है तथा इसकी कुल लंबाई 365 किलोमीटर है। चर्चिल, नेल्सन तथा अल्बनी नदियां कौन सी? चर्चिल कौन सी? चर्चिल, नेल्सन तथा अल्बनी नदियां कनाडा की हिमानीकर झीलों से निकलती हैं। कहाँ से? हिमानीकर झीलों से। इन सभी नदियों उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई हडसन की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई हडसन की खाड़ी में जाके गिरती हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जलप्रपात देश ऊंचाई। ग्रेट कमारंग गुआना देश में है, 145 मीटर इसकी ऊंचाई है। डेल्ला, कौन सा? डेल्ला कनाडा के अंदर है, 140 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। नियाग्रा कनाडा व अमेरिका की सीमा बनाता है और 53.3 इसकी ऊंचाई, 53.3 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदियों के किनारे स्थित उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख नगर, मतलब कौन कौन सी नदी के किनारे? हमने ये भारत के भूगोल में पढ़ा था कि कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है। सेम इधर है कि कौन कौन सा नगर कौन कौन सी नदी के किनारे बसा। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी के किनारे। मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस के किनारे। वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे। ओटावा कनाडा के अंदर, ओटावा के किनारे। संयुक्त राज्य न्यूयॉर्क हडसन के हैं। फिर शिकागो के किनारे। उत्तरी अमेरिका की हिमानी निर्मित प्रमुख झीलें। हिमानी यानी उत्तरी अमेरिका हिमानी से निर्मित झीलें। मतलब हिमानी क्या होती है? हिमानी का मतलब होता जो बर्फ के बड़े बड़े गोले होते हैं ना, हाँ, उनसे जो बनती है, जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं हिमानी निर्मित झीलें हैं। मतलब कि कोई, जैसे कि कोई पर्वत था है या फिर पठार है और उसके वजह से थोड़ी कोई ज्वालामुखी फटा है या फिर कोई क्या कहते हैं पर्वत या पठार में कुछ गड्ढा बन गया और वहां पे हिमानी मतलब कि बर्फ जम गई और वो जब पिघल जाती है तो झील बन जाती है, उसको बोलते हैं हिमानी निर्मित झीलें। ग्रेट बैरियर झील, यह मीठे पानी की झील है। इसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। कौन है? पोर्ट रेडियम। मुझे पता है कि आप लोग कौन सा शब्द हार्ड है, आपको याद होने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं उस शब्द को जो हार्ड होता है उसको 2-4-5 बार बोलती हूँ ताकि आपको सुन सुन के वो याद हो जाए। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप जो क्लास में समझते हो पढ़ते हो ठीक है। आप शुरू में अगर आपने जो ज्योग्राफी पढ़नी शुरू की, आपको नहीं समझ में आया, 1-2 बार टॉपिक पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया, क्लास में पढ़ लिया है, उसके बाद में उसको बार बार रिवीजन करने के लिए आपको स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 बार फोकस होकर उसको पढ़ लो। हाँ, मैंने फोकस होकर 1-2 बार पढ़ लिया, उसके बाद में ब्लूटूथ कान के अंदर डालो, आप काम भी करते जा रहे हो और उसको भी रिवाइज भी करते जाओ, सुनते जाओ उसको। मैं ऐसे ही करती थी जब मैं तैयारी करती थी। और तब क्या, अगर मुझे अभी भी किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है, मैं ऐसे ही करती हूँ, घर का काम करती हूँ, ब्लूटूथ डाल के कान में सुनती रहती हूँ, है। और अधिकतर फीमेल्स ये तरीका सबसे ज़्यादा फीमेल्स के लिए बेनिफिट है। चाहे गाँव में रहने वाली लड़कियां हैं ना, जो बोलती हैं कि हाँ हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आज के ज़माने में ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों? अगर आप खेत के अंदर क्या फसल की कटाई भी कर रही हो ना, पर अगर आप गाय का, भैंस बकरियों का काम भी कर रही हो, तो भी अगर आप चाहो तो सबके पास ये स्मार्टफोन है, सबके पास ब्लूटूथ रहता है, कान में डालो, या फिर ईयरफोन रहता है, ब्लूटूथ नहीं रहता तो कान में डालो, मोबाइल रखो, काम भी करो और क्लासेस भी लो, हैं। 2 काम एक साथ होंगे, आपका फ्यूचर भी बन रहा होगा, है, और आपका काम भी हो जा रहा है। तो आज के ज़माने में एक्सक्यूज तो चलते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलते। और ये ऐसे बोलते हैं भाई कंटेंट नहीं है, यूट्यूब पे कंटेंट भरा पड़ा है कंटेंट यूट्यूब के ऊपर, तो ये बहाना भी नहीं चलेगा है। तो आज तो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं आपको, स्पेशल किसी चीज़ के लिए खर्चा करने की। जो ऐसे बोलते हैं हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसा है, जो इंसान 1 लाख या 2 लाख दे के भी पढ़ते हैं उनका भी सेम सिलेबस है, और जो घर के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 के अंदर पढ़ते हैं उनका भी सेम सिलेबस है। सिलेबस सबका सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक बच्चा पढ़ रहा है 5th क्लास में, वो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां उसकी फीस 1 लाख है। एक बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, वो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां उसकी फीस 5000 है, लेकिन सिलेबस तो सेम है, पढ़ाई तो सेम है ना।
1 लाख देने वाले की भी सेम है फीस और 5,000 देने वाले की भी सेम है फीस है, तो सिलेबस तो सेम है, तो आप आगे करियर बनाने के ऑप्शंस आपके लिए सेम है। तो आप इस चीज के पढ़ाई के मैटर में तो आप ये नहीं बोल सकते एक्सक्यूज प्रेजेंट टाइम में कहीं नहीं चलेगा। तो सेम यही परिस्थिति सेम यहाँ लागू होती है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं एक्सक्यूज देते हैं कि हाँ हम कैसे पढ़े, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। 5-7 हजार का मोबाइल सबके पास है और क्या कहते हैं वो ईयरफोन, ब्लूटूथ भी नहीं है, ईयरफोन सबके पास है। काम करते रहो, पॉकेट में डाल के सुनते रहो और कंटेंट की भरमार पड़ी यूट्यूब के ऊपर, कितना भी लो। आपको स्पेशल बैच लेने की, स्पेशल कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जितना ब्लूटूथ इसके अंदर यूट्यूब पर कंटेंट मिल रहा है, वो कंटेंट लेके भी अगर आप अच्छे से तैयारी करके आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे ना, आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरिट 100 में से 100% नहीं रहती है, मेरिट रहती है वो आपको पता है कितनी मेरिट रहती है, ठीक है, 45-50 इतनी ही जाती है, इससे ज्यादा जाती नहीं है, 50 तक या 45 के बीच में रहती है। तो उतना कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा, यानी सिलेबस का 60 या 70% यूट्यूब पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। वहां से तैयारी करके भी आराम से दे के आते तो एक्सक्यूज तो आज के जमाने वाले चलने वाले ही नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे वहां तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। यूट्यूब पे सब है। तो ठीक है, ये आपको मैंने मोटिवेट कर दिया, अब इधर आ जाइए आप लोग। ग्रेट स्लेव झील, ये मीठे पानी की झील है, यहाँ से मैकेंजी नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? मैकेंजी नदी निकलती है, मीठे पानी की ये झील है। अथावास्का झील, ये मीठे पानी की झील है, इसके उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। कौन सी है? इसके मीठे पानी की झील है, इसके उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। विनिपेग झील, ये मीठे पानी की झील है, इस तथा नेल्सन नदी यहीं से निकलती है। इस झील के किनारे विनिपेग शहर है। कौन सा है? विनिपेग शहर, जो विश्व की गेहूं मंडी के नाम से विख्यात है। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, कौन सी लेक? ग्रेट साल्ट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में ग्रेट बेसिन में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त झील है। कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग, कौन सा? पश्चिमी भाग में ग्रेट बेसिन में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त झील युक्त है, जिसके दक्षिणी तट पर साल्ट लेक सिटी स्थित है। कौन सी है? साल्ट लेक सिटी स्थित है। यह है उटाहा प्रांत में स्थित है। कौन से प्रांत में स्थित है? यह उटाहा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, सुपीरियर झील, डुल्लू, जॉर्जियन घाटी, सूनगर, ग्रीन बे, किविना प्रायद्वीप, मिलवानी, शिकागो घोरी, डेंड्राइट, टोलेडो, सिटी बे, जूरन झील, हैमिल्टन, इरी झील, इलिमटलैंड, बफेलो, ऑस्ट्रिया झील, बेंट लॉरेंस मार्ग, थाउसेंड झील, बेकुवेक, मॉन्ट्रियली, ओटावा, राचेस्टर, वेलेंड नहर, बफेलो, ग्रेनाया प्रपात, नियाग्रा जलपात, हुरोन। 1 नंबर पर सुपीरियर झील है, फिर 2 नंबर पर मिर्ची झील है, 3 नंबर पर ह्यूरोन झील है, 4 नंबर पर इरिक झील है, जो यहाँ नंबर दे रखे हैं इसके। उसके बाद में 5 नंबर पे ओंटेरियो झील, ये दे रखे हैं ना, देखो OHESM, ये है, ये वाली झीलें हैं, झीलें दिखाई हुई है स्पेशल। ये महान झील, संयुक्त राज्य अमेरिका एक कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों के समूह है को महान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है वहां पे जो 5 झीलों का समूह है उनको महान झीलों का समूह कहा जाता है। इसके अंतर्गत ह्यूरॉन, ओटोरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर झीलों को शामिल किया जाता है। ये सभी मीठे पानी की झीलें। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की प्राकृतिक सीमा स्थित है। यह विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, हिमानी निर्मित है। यह सू नहर द्वारा हुरन झील से जुड़ी हुई, किससे? सू नहर, याद करना, सू नहर द्वारा हुरन झील से जुड़ी हुई है। हुरन झील, यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह भी मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील, ये मीठे पानी की झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका और में स्थित है, मतलब ये पूरी ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसमें कनाडा का कोई रोल नहीं है। इसके पश्चिमी तटों पर गेरी, शिकागो, मिलवाकी नगर स्थित है। इरी झील, मीठे पानी की यह झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यह झील इरी नहर द्वारा ह्यूरन झील और वेलेंट नहर द्वारा ओंटेरियो झील से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ा हुई? ओंटेरियो झील से जुड़ी हुई है। ओंटेरियो झील, यह मीठे पानी की झील है जो यह कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कनाडा एवं संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित है। कौन सी? ओंटेरियो जो झील है वो। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नगर है सूनगर, इरी नगर, वेलेंड नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका अवस्थिति यह नहर सुप्रिय झील की ह्यून झील से जुड़ती है। यह नहर इरी झील और ओंटेरियो झील से जुड़ती है। यह नहर इरी झील और ओंटेरियो झील से जुड़ती है। प्रमुख जल संधि, नाम अलग करता जोड़ना, मतलब जो बेली द्वीप जल संधि, लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड
स्थलीय भाग को जोड़ती है, अलग करती है। उसके बाद में सेंट लॉरेंस और खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। फिर मेक्सिको और खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेयर्स जल संधि ग्रीनलैंड एंड एलिसमेर द्वीप आर्कटिक महासागर एवं बेफिन की खाड़ी। डेविड जल संधि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। हडसन जल संधि बेफिन द्वीप और उनगावा द्वीप हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर। यूकान जल संधि यूकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा। मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर। बेरिंग जल संधि चुक्सी प्रायद्वीप और अलास्का आर्कटिक महासागर एवं बेरिंग सागर। प्रमुख खाड़ी एवं सागर। नाम स्थिति और महासागरीय भाग। ब्यूफोर्ट सागर लेब्राडोर सागर सेंट लॉरेंस की खाड़ी बोधिया की खाड़ी बेफिन की खाड़ी पनामा की खाड़ी कोरोनेडो की खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी अलास्का की खाड़ी हडसन की खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी डेरियन की खाड़ी जेम्स की खाड़ी फंडी की खाड़ी चेसापिक की खाड़ी कैरेबियन की खाड़ी बेरिंग की खाड़ी। महासागर भाग स्थिति देखो। ब्यूफोर्ट सागर जो वो कनाडा के उत्तर में स्थित है और आर्कटिक महासागर में स्थित है। लेब्राडोर कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के अंदर। फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर में। फिर इधर बोधिया की खाड़ी बोधिया और बेफिन ड्रॉप के मध्य तथा कनाडा के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर। बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड तथा बेफिन ड्रॉप के मध्य स्थित अटलांटिक महासागर। पनामा की खाड़ी मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य प्रशांत महासागर। कोरोनेडो की खाड़ी कोस्टा रिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर। फिर है कैलिफोर्निया की खाड़ी निम्न कैलिफोर्निया एवं पश्चिम में मेक्सिको में प्रशांत महासागर। फिर अलास्का की खाड़ी अलास्का के दक्षिण में प्रशांत महासागर। हडसन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर। मेक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर। मेक्सिको की खाड़ी मेक्सिको को पूर्व में अटलांटिक महासागर। डेरियन की खाड़ी पनामा नहर एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य में कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर। जेम्स की खाड़ी कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर। फंडी की खाड़ी न्यू ब्यून्सविक एवं नोवास्का के मध्य अटलांटिक महासागर। चेसापिक की खाड़ी वर्जीनिया एवं मेरालैंड के मध्य विश्व का सर्वाधिक लंबा अवरोध अटलांटिक महासागर। कैरेबियन सागर मध्य अमेरिका के पूर्व अटलांटिक महासागर। बेरिंग सागर अलास्का के पश्चिम उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के मध्य प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतरीप के देश मुख्य नगर महासागर और अवस्थिति। ब्लॉकी कैप संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य नगर पोर्ट ओरफेड प्रशांत महासागर ओरिगन और प्रशांत महासागर अवस्थिति। फिर है कैनवेरन कैप संयुक्त राज्य अमेरिका कनकीरल नगर अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। कैनकन केप मेक्सिको देश में है। कैनकेन मुख्य नगर है अटलांटिक महासागर में है और मेक्सिको की खाड़ी से टच करती है। चिडली कैप कनाडा देश के अंदर है। चिडली नगर लगता है लेब्राडोर सागर महासागर में लगती है। लेब्राडोर द्वीप लगता है। उसके बाद में है कॉड केप मैसाचुसेट की खाड़ी बोर्न फंडी की खाड़ी अटलांटिक महासागर। फेयरवेल कैप ग्रीनलैंड देश में लगता है। लेब्राडोर मुख्य नगर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। हेटीरास संयुक्त राज्य अमेरिका फेरिस्को उत्तरी अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। लुकाज मेक्सिको सान लुकाज मेक्सिको देश में लगती है। सान लुकाज प्रशांत महासागर उत्तरी महासागर है। सान लुकाज मेक्सिको देश में लगती है। मुख्य नगर काबो सान लुकाज लगता है। सान लुकाज सागर और प्रशांत महासागर अवस्थिति। आईसी कैप संयुक्त राज्य अमेरिका देश में लगती है। वेनराइट चुक्सी सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में सबसे कम वर्षा के क्षेत्र। अटलांटिक महासागर तट पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है वहां सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर प्रशांत तट पर उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा प्रशांत तट की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी भाग। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा? दक्षिण पश्चिमी भाग। कॉर्डिलेरा से पूर्व एवं पॉपुलेशन के पश्चिम में स्थित मध्यवर्ती भूभाग। कौन सा? कॉर्डिलेरा से पूर्व एवं अपलेशियन के पश्चिम में स्थित मध्य पूर्वी भाग। जलवायु अत्यधिक आकांक्षी विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसकी जलवायु पर कुछ अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रचलित पवने, पछुआ एवं जेट पवने, वायु राशियां एवं पर्वत श्रेणियां, महाद्वीपीय मेक्सिको की खाड़ी तथा समुद्री धाराएं। कौन सी हैं जलवायु? उसके बाद में है यह महाद्वीप पे उष्ण और शीत दोनों कटिबंधों में स्थित है। ये उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध दोनों में ये स्थित है। अंतरा उष्ण कटिबंधीय मेखला के खिसकाव के साथ ग्रीष्म ऋतु
में 20 सेंटीग्रेड समताप रेखा उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर गुजरता है। ITCZ जो है वो जुलाई के अंदर 20 सेंटीग्रेड तापमान में होता हुआ उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर गुजरता है। जुलाई के अंदर कब गुजरता है? ये जुलाई के अंदर गुजरता है। उत्तरी भागों में इस समय 10 से लेकर 15 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। दक्षिणी भागों में जून के महीने में तापमान 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस समय उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक तापमान मृत घाटी में होता है। कितना होता है? मृत घाटी में 55 से 56 सेंटीग्रेड तक होता है। पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण तापमान नीचे गिर जाता है, जबकि पश्चिमी तट पर प्रशांत डिफ्रट की धारा तापमान में वृद्धि कर देती है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में निम्न दाब का केंद्र स्थापित हो जाने के कारण पवनें महासागर की ओर से चलती हैं। ये पवनें बहुत तीव्र होती हैं और कभी कभी इनसे चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। इन चक्रवाती हवाओं को टॉर्नेडो, हरिकेन आदि नामों से जाना जाता है। किस नामों से? टॉर्नेडो और हरिकेन, जो चक्रवाती तूफान आते हैं, इनके नाम इन्होंने देखे हैं, इस नाम से इनको जाना जाता है। आर्किक टुंड्रा टेग्गा उत्तरी अमेरिका जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश उष्ण आर्द्र चीन तुल्य, सेंट लॉरेंस प्रेरी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, उष्ण मरुस्थल, भूमध्य सागरीय पर्वतीय, टेंगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य, आर्कटिक या टुंड्रा। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवने हैं। क्या है? गर्म और शुष्क पवने हैं, जिनको चिनूक कहते हैं। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों के बर्फ को मुक्त कर देती है। चारागाहों को बर्फ से मुक्त मतलब जब बर्फ पिघल जाती है तो वहां घास उगता है, घास उगता है तो पशुपालकों के लिए उसका चारा हो जाता है, पशुओं का चारा हो जाता है। विली वाव नामक स्थानीय पवनें अलास्का में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? अलास्का में। किस नाम से? विली वाव पवनें। इन तूफानों से महाद्वीप के मध्य भाग में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला भाग पश्चिमी तट है, जहां पछुआ पवनों से 35 से 45, उत्तरी अक्षांशों के मध्य 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में 150 सेंटीमीटर वर्षा उष्णकटिबंधीय हवाओं से होती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस समय समस्त उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग इस समय अत्यंत ठंडा होता है। क्या होता है? उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग अत्यंत ठंडा होता है। इस समय यहाँ का तापमान -20 सेंटीग्रेड हो जाता है। इस महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में इस समय तापमान 0 सेंटीग्रेड चलाता है। कितना चलाता है? 0 सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान चला जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस ऋतु के उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? उच्च दाब का केंद्र। अतः हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। शीत ऋतु में वर्षा केवल कैलिफोर्निया तथा मध्य अमेरिका के तटवर्ती भागों में होती है। कहाँ होती है? कैलिफोर्निया तथा मध्य अमेरिका के तटवर्ती भागों में होती है। मिट्टियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिट्टियों को 5 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 5 भागों में बांटा गया है उत्तरी अमेरिका की जो मिट्टियां हैं उनको है। उनमें से पहली है टुंड्रा मिट्टी, पोर्टजल मिट्टी, प्रेरी मिट्टी, पडोकल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। दोबारा सुनो नाम को है। टुंड्रा मिट्टी, पोर्टजल मिट्टी, प्रेरी मिट्टी है, पेडोकल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। टुंड्रा मिट्टी न्यून तापमान तथा हिमावृत धरातल के कारण इस मिट्टी को पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से इसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। अधिकांश कनाडा स्थायी हिमवर्त क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टियां वर्ष भर हिम की परतों से ढकी रहती हैं। क्यों? वर्ष भर जो मिट्टी है वो वहां बर्फ रहती है तो बर्फ से ढकी हुई रहती है, और कनाडा स्थायी हिमकृत क्षेत्र यहाँ का है, मतलब कनाडा में ये अधिकतर पाई जाती है। पोर्टजल मिट्टी, इसके अंतर्गत पोर्टजल भूमि, पोर्टजल भूरी पोर्टजल तथा स्लेटी भूरी पोर्टजल मिट्टियां आती हैं। लाल तथा पीली मिट्टियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। इसका विस्तार मैकेंजी घाटी में उत्तरी कनाडा तक है। इसमें उर्वरकता कम होती है। क्या होती है? इसमें उर्वरकता कम होती है। प्रेरी मिट्टी, ये मिट्टियां घास भूमि पर विकसित हुई। इसमें हुमस की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टियां संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का की पेटी और कपास की पेटी पाई जाती है। कौन सी पेटी? मक्का की पेटी और कपास की पेटी में ये मिट्टी पाई जाती है। पेटी मतलब वहाँ उस स्थान में मक्का की खेती और कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये पाई जाती है। पोडगल मिट्टी, इसमें इस समूह में चेरनोजम एवं काली मिट्टी में सम्मिलित है, जो एक संकरी पेटी के रूप में उत्तर से दक्षिण प्रेरी मिट्टी के समानांतर विस्तृत है। यह गेहूं तथा अन्य खदानों के लिए उपयुक्त है। मरुस्थलीय मिट्टी, इसका विस्तार कोलोराडो तथा निकटवर्ती शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों पर है। कहाँ है इसका विस्तार? कोलोराडो तथा निकटवर्ती शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों पर है। मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट बेसिन में है। कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट बेसिन में है। इन वनों में कटीले वृक्ष, झाड़ियां, नागफनी, कठोर घासें आदि वनस्पति पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति। उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं धरातल होने के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। कनाडा के उत्तरी भाग, अलास्का तथा ग्रीनलैंड के टोंडा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की अवमुद्रा सदैव जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई, लाइकेन, बिल्लो तथा कुछ अन्य प्रकार की घासें भी उगती है। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई, लाइकेन, बिल्लो व कुछ अन्य प्रकार की घासें उगाई जाती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: शंकुधारी वन, मिश्रित वन और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के अंदर। कौन से वन है? शंकुधारी वन। कौन से वन? शंकुधारी वन। मिश्रित वन, मिश्रित यानी सभी प्रकार के एक ही जगह पे। शंकुधारी में यहाँ पे सिर्फ शंकुधारी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ सिर्फ ओनली उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के वन शंकुधारी वन, मिश्रित वन और उष्णकटिबंधीय वन 3 प्रकार के। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण व कनाडा के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिमी तक तथा रॉकी एवं अल्पलेशियन पर्वत के उच्च भागों पर शंकुधारी वनों की चौड़ी पेटी है, जिसे टैंग वन या उत्तरी कोणधारी वन कहते हैं। इसमें बालसन, सेम, देवदार, लाल और सफेद चिड़, संप्रूफर, लार्च आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसमें बालसम, देवदार, लाल और सफेद चिड़, सप्रूफर, लार्च आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। टेंगा प्रदेश यह शंकुधारी वनों के दक्षिण में मिश्रित वनों का क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व कनाडा व उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह सामान्य वर्षा होती है। इन वनों में सदापर्णी, कोणधारी व पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिले हैं, झूले रूप में मिलते हैं। LMS चेस्टरनट। कौन से? LMS चेस्टरनट और ओक तथा पेमल एवं सीडर आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। देखो बच्चा, ऐसा है, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज मतलब ना तो डिसिप्लिन में कोई एक्सक्यूज होना चाहिए, ना स्टडी में कोई एक्सक्यूज। मतलब हम ये भी नहीं बोलते कि हम इसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 1 डे एग्जाम नहीं है, हमारे 3 दिन प्री मेंस इंटरव्यू, हमारा निचोड़ निकाल लिया जाता है, तब जाके हमें कुर्सी मिलती है। जब ऐसा लगता है ना उनको कि हाँ ये कुर्सी देने लायक है, तब हमें देते हैं, कुछ ऐसे नहीं देंगे। इसलिए सारा पढ़ना पड़ता है, हम छोड़ नहीं सकते। हमें ऐसे डिस्क्राइब टाइप से ही पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि ये जो दे रही हूँ ना, इस बार पीपीटी इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब कोचिंग में आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ मुंह से बोल बोल के लिखा दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं ये नहीं कर सकती आपको मुंह से बोल बोल के लिखाई, इसलिए इस तरीके से पीपीटी दे रही हूँ। हाँ, और ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड रहेगी, आप जब चाहो तब खोल के देख सकते हो। लेकिन जब नेक्स्ट में मैं क्लास लूंगी, मैराथन क्लास वगैरह लूंगी, तब मैं ये वाली जो कंटेंट की पीपीटी नहीं दूंगी, उस वक्त मैं सिर्फ मैप दूंगी और मैप के थ्रू सीधा समझा दूंगी, टक 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 समझाऊंगी सिर्फ। ऐसे लिखी हुई पीपीटी नहीं दूंगी जो मैं भी यहाँ दे रही हूँ। लेकिन ये यूट्यूब पर अपलोड रहेगी, आप तब चाहो तब खोल के देख सकते हो। हाँ, आगे। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में घास भूमियां पाई जाती है। कौन सी भूमियां पाई जाती है? घास भूमियां पाई जाती है, जिसे प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। प्रेरीज में लंबी और पौष्टिक घास अल्फा उगती है। कौन सी उगती है? अल्फा। यह शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। कौन सी? शीत ऋतु में अधिक गर्मी और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा कम और अधिकांशतः क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होती है। कम वर्षा होती है और अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी का भंडार है एवं नेवरलैंड उपनाम से जाना जाता है। कहाँ को? प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी का भंडार व नेवरलैंड के उपनाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है कृषि। हाँ, उत्तरी अमेरिका की कृषि कैसी कृषि है और कौन कौन सी ज्यादा कृषि वहां होती, कौन सी फसलें जो ज्यादा उगाई जाती है, कौन सी फसलें जो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और कौन सी क्या कहते हैं वो खाद्यान्न हम यहाँ यूज करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 10% से भी कम श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई है, फिर भी यहाँ की कृषि के उत्पादन विश्व में अन्य देशों से अधिक है। मतलब सिर्फ 10% लोग जो है वो कृषि करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो कृषि करने की जो क्षमता है वो अन्य विश्व में सबसे अधिक मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः विस्तृत खेती की जाती है। यहाँ के किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं। इसमें गहन कृषि की तुलना में प्रति इकाई भूमि की उपज कम है, परंतु यहाँ की प्रति श्रमिक उपज अधिक है। मतलब एक श्रमिक ज्यादा उपज करता है, श्रमिकों के अकॉर्डिंग जो होती है वो यहाँ की कृषि हो जाता है, और गहन कृषि की तुलना में प्रति इकाई भूमि की उपज कम है। गेहूं, मक्का जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। यहाँ कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी अन्य प्रमुख फसलें हैं। गेहूं, मक्का और गेहूं, मक्का जो खाद्यान्न फसलें हैं, तथा कपास, तंबाकू, सोयाबीन तथा अलसी जो वो अन्य प्रमुख फसलें हैं। मतलब खाद्यान्न फसलों के अलावा जो फसलें की जाती हैं वो ये की जाती हैं: कपास, गन्ना, सोयाबीन, गन्ना नहीं है, कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी की जाती है।
उत्तरी अमेरिका विश्व की कुल गेहूं उत्पादन का 5वां भाग पैदा करता है, यानी विश्व के अंदर गेहूं जितनी उत्पादन की जाती है उसके अंदर 5वां जो हिस्सा है वो उत्तरी अमेरिका का है। यहाँ गेहूं का उत्पादन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में होता है। कहाँ का? कनाडा और संयुक्त राज्य का जो प्रेरी क्षेत्र है वहां पे यहाँ गेहूं की खेती की जाती है। विश्व की अधिकांश मक्का केवल उत्तरी अमेरिका में पैदा होती है। यहाँ मक्का को कॉर्न कहा जाता है। विश्व की सबसे अधिकांश जो मक्का है वो यहाँ उत्तरी अमेरिका में पैदा की जाती है, जिसे कॉर्न नाम से जाना जाता है। मक्का के पौधे का मूल स्थान संभवतः दक्षिणी मेक्सिको है। क्या है? दक्षिणी मेक्सिको है। वर्तमान में मेक्सिको की प्रमुख फसल और भोजन है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उपयोग मुख्य रूप से सुअरों और अन्य पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। सोयाबीन की उपज का सबसे बड़ा क्षेत्र महान झीलों के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? महान झीलों के दक्षिण में स्थित है। जो झीलें मैंने अभी आपको कराई थी ना, जो 5 झीलें, मोस्ट 5 झीलें थी, उनका जो दक्षिण का हिस्सा है वहां पर स्थित है महान झीलों के सोयाबीन का जो क्षेत्र है, मतलब जहां सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो महान जो झीलें हैं 5, उनकी दक्षिण का जो हिस्सा वहां पे उगाई जाती हैं। तो कपास और तंबाकू मुख्य रूप से मिसिसिपी द्रोणी के दक्षिणी भाग, कौन सा? मिसिसिपी द्रोणी के का जो दक्षिण भाग है वहां उगाई जाती है। स्थित कपास की पेटी में पैदा की जाती है। यहाँ की भूमि उर्वरक है। कपास की उपज के लिए क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु अत्यंत उपयुक्त है। मतलब कपास की जो भूमि होती है उस कपास की फसल उगाने के लिए जिस मिट्टी की जरूरत होती है उसके लिए बहुत उपयुक्त है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु कोष्ण रहती है और वर्षा सामान्य होती है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको कपास के 2 प्रमुख उत्पादक देश है। कौन से? उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको जो है वो प्रमुख देश हैं। वर्जीनिया तंबाकू अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्जीनिया की तंबाकू जो है वो अपने स्वाद, यानी वहां का स्वाद ज्यादा अच्छा है, के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मध्य अमेरिका की उष्णकटिबंधीय निम्न भूमियां केले और गन्ने के लिए, किसके लिए? केले और गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा की उष्ण एवं नम जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तम है। गन्ने की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज प्रसिद्ध है। क्या है? पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए है प्रसिद्ध? गन्ने की खेती के लिए। हवाई द्वीप में गन्ने का प्रति हेक्टर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक, यानी हवाईयन जो द्वीप है वहां पे गन्ने की प्रति हेक्टर में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, विश्व में प्रथम नंबर पर यह आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल कृषि उत्पादन कनाडा एवं मेक्सिको के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल कृषि उत्पादन कनाडा और मेक्सिको से ज्यादा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दुधारू पशुओं की अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाला जाता है। जहां जिन पशुओं से मांस प्राप्त किया जाता है उन्हें अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेशों में पाला जाता है। कहाँ है? दुधारू पशुओं को जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों के अंदर उन पशुओं को पाया जाता है जिनसे हमें मांस ज्यादा प्राप्त होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व में गाय दूध के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग उत्पादित करता है। कितना करता है? गाय दूध 1/4 भाग उत्तरी अमेरिका उत्पादित करता है विश्व का। तथा मांस के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। मांस का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कुल मांस उत्पादन का लगभग 20% भाग उत्पादन करता है। कितना करता है? 20% भाग उत्पादन करता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा। क्यूबा क्या है? एक द्वीप है क्यूबा है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका भी एक द्वीप है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? केला उत्पादन के लिए है। मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। मेक्सिको का जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री किनार का जो तटीय, वो कहवा की खेती के लिए फेमस है। उसके बाद में आता है मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन का ये मतलब क्या हुआ कि मछलियां कितनी पाली जाती है वहां पे और उससे उनकी इनकम कितनी आती है, क्योंकि अधिकतर क्या है कि चारों तरफ से समुद्री ही इलाका है वहां पे, इसलिए इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के समीप छिछला सागर, जिसमें मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इस प्रकार छिछले सागरों के विस्तृत तटीय क्षेत्र जहां मछलियां अधिक मात्रा में मिलती है मत्स्य बैंक या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? छिछला सागर मत्स्य बैंक या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, न्यू इंग्लैंड तथा न्यू फाउंडलैंड प्रमुख मत्स्य केंद्र है, जहां से तट पर कॉड, हैरिंग, फ्लाउंडर तथा स्केल मछलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्केल पर मछलियां पाई जाती हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है। इसके खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में मिलते हैं। महान झीलों के उत्तर में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन उच्च भूमि तथा पश्चिमी पर्वत श्रेणियों में बिखरे हैं। क्या है? महान झीलों के उत्तर में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन उच्च भूमि तथा पर्वत पश्चिम की पर्वत श्रेणियों में बिखरे हैं। यह विश्व में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकीली जस्ता, एस्बेस्टस, सोना, चांदी, तांबा और लोहा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा है? यह विश्व में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकिल, जस्ता, एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस, सोना, चांदी, तांबा और लोहा इसके लिए प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद में कनाडियन शील्ड
विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ निकिल, लौह अयस्क, सोना, प्लेटिनम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। सुपीरियर झील का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में उत्तरी कोटि के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, जो सोना मुख्य ओंटेरियो में निकाला जाता है, जहां विश्व की सोने की सबसे बड़ी खानें हैं। क्या है विश्व की सोने की सबसे बड़ी खानें हैं यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका की औद्योगिक प्रगति एवं विकास में ऊर्जा संसाधनों की विशेष भूमिका रही है। अमेरिका के औद्योगिक विस्तार में कोयला ऊर्जा संसाधन का प्रमुख स्रोत है यहाँ, यद्यपि इसका महत्व अब घट गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और इलियाना प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। दोबारा सुनो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, वियोमिया, इलिनॉय प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। कनाडा में भी कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। अधिकांश भंडार न्यू ब्रंसविक, कौन सा न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोटिया, अल्बर्टा तथा सस्केचुआन में मिलते हैं। दोबारा सुनो, अधिकांश जो भंडार है न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा तथा सस्केचुआन में मिलते हैं। अपलेशियन उच्च भूमियां एंथ्रासाइट्स एवं उत्तम कोटि के बिटुमिन्स कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जहां विश्व में मुलायम कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का भी भारी मात्रा में उत्पादन करता है, फिर भी उसे अपनी खपत 50% पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। यानी उत्तरी अमेरिका पेट्रोलियम तो भारी उत्पादन करता है, जिससे 50% जो है वो उसको आयात करना पड़ता है, मतलब उसकी खपत वो पूरा उसे खर्च कर लेता है, उसके बाद भी उसे 50% आयात करना पड़ता है। कनाडा में पेट्रोलियम का भंडार कम है। यहाँ अल्बर्टा और सस्केचुआन, कौन अल्बर्टा और सस्केचुआन प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का पहला कुआं पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में वर्ष 1859 में खोदा गया था। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिका महासागर में तटीय मैदानों में विश्व का अधिकांश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण किया गया है। क्या किया गया है? मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिका महासागर के तटीय जो किनारे हैं वहां पर विश्व का अधिकांश पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण यानी निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक तथा यहाँ गंधक, फास्फेट और पोटास के निक्षेप भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्राकृतिक गैस का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक तथा यहाँ गंधक, फास्फेट और पोटास के निक्षेप है। गंधक, फास्फेट और पोटास के निक्षेप भी पाए जाते हैं। फास्फेट और पोटास का उपयोग अनेक प्रकार के रसायन और उर्वरक बनाने में होता है। कहाँ पे होता है? फास्फेट और पोटास का उपयोग अनेक प्रकार के रसायन और उर्वरक बनाने में होता है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्युत ऊर्जा जल शक्ति द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा होती है? विद्युत ऊर्जा जल शक्ति द्वारा प्राप्त होती है। सेंट लॉरेंस नदी, कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। और अपलेशन क्षेत्र, कौन सा अपलेशन? टेनिसी, कोलोराडो और कोलंबिया नदी की घाटियों में जल विद्युत के विकास के लिए आदर्श दशाएं हैं। किसके लिए? जल विद्युत विकास के लिए आदर्श दशाएं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, उत्तरी अमेरिका के अंदर नियाग्रा जो जलप्रपात है जल विद्युत का एक बड़ा स्रोत है। क्या है? जल विद्युत का एक बड़ा स्रोत है। उत्तरी अमेरिका के 5 महान नगर है। नगर, देश, जनसंख्या है। मेक्सिको सिटी, मेक्सिको देश, इसकी जनसंख्या है, जनसंख्या कौन पूछता है? न्यूयॉर्क, फिर भी देखना ना अगर पूछे तो। संयुक्त राज्य अमेरिका लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका टोरंटो, कनाडा। ये महान नगर है, मतलब सबसे बड़े जो महानगर हैं। जैसे अपने भारत के अंदर है ना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके से ये भी महानगर इनके। जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बड़ी जनसंख्या में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर बसे हैं। मतलब विश्व के अलग अलग देशों से लोग आके अमेरिका बसते, सबका सपना होता है अमेरिका में जाके बसना, जिन्हें प्रवासी कहा जाता है। ये लोग सबसे अधिक पश्चिमी यूरोप के स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड आदि ब्रिटिश समूह से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सबसे ज्यादा जो लोग इस देश में बसे हुए उत्तरी अमेरिका में वो है स्पेन के, पुर्तगाल के, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह से आए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका में विश्व की कुल जनसंख्या का 9% भाग रहता है। कितना रहता है? 9%। जो विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 9% भाग जो उत्तरी अमेरिका में रहता है। इस जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। 2/3 भाग जो है, ये जो 9% जनसंख्या है इसका 2/3 भाग जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल में जनसंख्या बहुत विरल यानी बहुत कम है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि संगम रूप में बसी हुई, यानी उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग एवं मध्यवर्ती निम्न भूमि, मध्यवर्ती जो निम्न भूमि और पूर्वी जो भाग भूमि संगम रूप में बसी हुई, मतलब यहाँ वहां जनसंख्या ज्यादा बसी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एस्किमो
का घर बर्फ का बना होता है, किसका? एसिक्मो 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 एसिक्मो, अच्छे से याद कर लेना। का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं, किसका करते हैं? वे रेंडियर किसका? रेंडियर का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है। कहाँ रहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो जनसंख्या अधिकांश नगरों में रहती है, गांव में लोग कम रहते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है, किसको? ईसाई धर्म को। परंतु महाद्वीप के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में कैथोलिक धर्म मानने वाली जनसंख्या भी रहती है। कुछ किधर रहती है? उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इस्लाम, सिख व अन्य धर्मों के लोग भी विभिन्न भागों में रहते हैं। इस्लाम और सिख धर्म के अन्य लोग भी रहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन क्या कहा जाता है? रेड इंडियन, एसिक्मो, इन्यूट, एल्यूट्स प्रमुख हैं। दोबारा सुनो, हाँ, यहाँ के मुख्य निवासियों में रेड इंडियन, एसिक्मो, इन्यूट, एल्यूट्स प्रमुख हैं। परिवहन, उत्तरी अमेरिका की सड़कें काफी चौड़ी हैं, अतः यहाँ एक साथ 4 से लेकर 6 वाहन एक ही दिशा में चल सकते हैं। इन सड़कों को फ्री वे या सुपर वे कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 4 लाइन, अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं ना 4 लाइन 6 लाइन, है ना, वैसे है यहाँ की है। तो एक ही लाइन में 4 लाइन 6 लाइन में वन वे एक साइड से चल सकते हैं। तो अगर सिर्फ मान लो एक साइड 6 लाइन वाला है और दूसरे साइड से 6 लाइन, तो फिर वो 12 लाइन का हो गया दोनों को मिला के, इस तरीके से। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस में नौ संचालक योग्य बड़ी नदियां हैं। किसकी है? नौ संचालक बड़ी योग्य नदियां। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा? दोबारा सुनो, मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस में 9 संचालन योग्य बड़ी नदियां, मतलब जो पानी की जो जहाज चलती है ना, वो जो है योग्य बड़ी नदियां हैं संचालन के। 9 संचालन मतलब 9 संचालन के लिए है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त यानी सबसे ज्यादा बिजी कौन सी नदी होगा? सेंट लॉरेंस और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग जो विश्व का सबसे बिजी व्यस्तम मार्ग माना जाता है, स्थलीय अंतःस्थलीय जलमार्ग माना जाता है। ये देखिए, पनामा नहर, प्रिंस, उत्तरी अमेरिका का रेल और पतन, लॉस एंजिल्स, फ्रांसिस्को, सेन, मेक्सिको सिटी, सीएल, वेल्ट्रा, स्पोनर और सीपीआर, बेनिबेन, मॉन्ट्रियल, शिकागो, साल्ट लेक, गुट्टे, एल्प्रोजो, हुल्टन, शिकागो है वो, पिट्सबर्ग, वाशिंगटन, ओटारियो, न्यूयॉर्क, न्यू ऑर्लियन, मियामी, पेरिस, कनाडा, ग्वाटेमाला, मेरिंड, वेराकुज, मेक्सिको सिटी इत्यादि। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है, जिसके निर्माण से दक्षिणी अमेरिका के हार्न अंतरीप से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिलता है। किससे? जिसके निर्माण से दक्षिणी अमेरिका के हार्न अंतरीप, कौन सा? हार्न अंतरीप से होकर की जाने वाली कष्टदायक और लंबी यात्रा से छुटकारा मिलता है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक पनामा नहर द्वारा यात्रा करने पर जलमार्ग में पहले की अपेक्षा लगभग 12,640 किलोमीटर की दूरी कमी आई है। कितनी आई है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक पनामा नहर द्वारा यात्रा करने पर जलमार्ग से पहले की अपेक्षा लगभग 12,640 किलोमीटर की दूरी की कमी आई है। इस द्वीप में लगभग 10,000 वायुपतन, कितने वायुपतन, जिनमें से न्यूयॉर्क का कैनेडी वायुपतन विश्व का सर्वाधिक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय वायुपतन है। वायुपतन मतलब एयरपोर्ट। इस महाद्वीप में लगभग 10,000 वायुपतन है, जिनमें से न्यूयॉर्क का कैनेडी वायुपतन, न्यूयॉर्क का जो कैनेडी वायुपतन है विश्व का सर्वाधिक व्यस्त यानी बिजी अंतरराष्ट्रीय वायुपतन है। ओके स्टूडेंट्स, हैं तो आज की जो क्लास है मैं यही खत्म करती हूँ, और मैं हर क्लास में आपको यही बोलती हूँ, डेली का डेली पढ़ लो। और भूगोल एटलस के बिना समझ में नहीं आएगी, मैपिंग के बिना समझ में नहीं आएगी, इसलिए एटलस और मैपिंग के ऊपर फोकस करना है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।